सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट 360 डिग्री डायमेंशन। अगर आपको थर्ड पेपर का या पॉलिटी का एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट से मतलब अच्छा नंबर लाना है, तो आपको 360 डिग्री सोचना पड़ेगा। प्रावधान के बाद अप्लाई करो उसको समस्या पर, कोर्ट का विचार, तीनों को मिला दो। इसी को राज व्यवस्था का स्वर्णिम त्रिभुज कहता हूँ। विचारों, चलिए शुरू करते हैं। कल का जहाँ छोड़ा था अपना चल रहा था मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19(1) का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप समझ चुके थे। दूसरा शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का शायद अपनी चर्चा चल रही थी, है ना, निरायुद्ध। तो इसका अर्थ होता है कोई बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हो। एक नोट डाल के भी मैंने लिखवाया होगा आपको। तो इसके साथ इसी नोट में दूसरा बिंदु एक लिख लो। संविधान सभा में थोड़ा सा इस पर चर्चा हुई थी। सरदार हुकम सिंह ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, थोड़ा कहा था, डाउट किया था कि ऐसे तो अपनी मांगे रखने के लिए लोकतांत्रिक देश में, व्यवस्था में कोई व्यक्ति आगे नहीं आएगा। तो अंबेडकर जी ने उनका जवाब दिया था। इसको लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपका। लिखें, सरदार हुकम सिंह ने इस अनुच्छेद के बारे में कहा, इस अनुच्छेद के बारे में कहा कि यदि जनता को, इस अनुच्छेद के बारे में कहा कि यदि जनता को शांतिपूर्ण, या ऐसा लिखो, यदि जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी, यदि जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला, शांतिपूर्ण अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला, बात रखने का अधिकार नहीं मिला, तो वह शिकायत कैसे करेगी? इस पर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा, इस पर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य, कि इस अनुच्छेद का उद्देश्य इस अनुच्छेद का उद्देश्य शांतिपूर्ण सभा को रोकना नहीं है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य शांतिपूर्ण सभा को रोकना नहीं है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य शांतिपूर्ण सभा को रोकना नहीं है। यह तो केवल हथियारबद्ध, यह तो केवल हथियारबद्ध, या हथियारबंद कह सकते हो, हथियारबद्ध समूहों को रोकने का उपकरण है ताकि व्यवस्था बनी रहे। हथियारबद्ध समूहों को रोकने का उपकरण है, जिससे कि यह ताकि व्यवस्था बनी रहे, ताकि व्यवस्था बनी रहे। अब आपके जहन में ये चीज़ आएगी कि सर ठीक है, जो है रैली का ये सब अधिकार मैंने कल लिखवाया था कि इसके अंतर्गत आता है। तो प्रश्न आता है कि क्या बंद का आह्वान करना, भारत बंद करना या कुछ भी करना, क्या ये हमारा मूल अधिकार है या फिर मूल अधिकारों का उल्लंघन है? क्योंकि इस कंडीशन को जरा देखो, इमेजिन करो, एक संगठन बंद का आह्वान कर देता है तो बाकी लोग जरूरी थोड़ी उसको चाहें। होता है ना, किसी ने बंद कर दिया, अब आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि टेम्पो बंद और कुछ बंद, तो बंद तो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे एक ट्रेड यूनियन ने राजस्थान की पुलिस की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से या ट्रैफिक वालों की परेशानी की वजह से ट्रक यूनियन और इन सबको क्या किया, उन्होंने आज आह्वान किया है, शायद आज या कल का आह्वान है ना बंद का, कि भाई ट्रक यूनियन ये सब बंद करेंगे। तो इस तरह का बंद होना, भारत बंद होना, कोई भी संगठन, धार्मिक संगठन कभी कर देता है या कोई और कर देता है, तो इससे जनजीवन प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन। क्या प्रभावित होता है, समझ में आया? जन का जीवन, उनके अपने, इसका मतलब किसी की एक की, चाहे वो संगठन हो या व्यक्ति हो, उनकी हरकतों से और आम लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी, तो उनके मूल अधिकार इफेक्ट हुए कि नहीं हुए, है ना? दोनों पक्ष समझा करो किसी घटना के। किसी के बंद का अधिकार, उसका अपना अधिकार कैसे हो सकता है जबकि वो अन्य बहुत सारों के अधिकारों का क्या कर रहा है,
हनन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो बंध का अधिकार असल में मूल अधिकारों का अतिक्रमण है या समर्थन है? अतिक्रमण है। क्योंकि ये बात याद रखना कि कोई भी अधिकार जो हमें दिए गए हैं, जैसे समानता का है, स्वतंत्रता का है, न्याय का मतलब होता है समग्र और सामासिक न्याय, सबके लिए न्याय। जो मेरे लिए भी अच्छा है आपके लिए भी अच्छा है। आप बोलो सर मैं स्वतंत्र हूं, भाई आप वहां तक स्वतंत्र हो जहां तक इनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करो। इज इट क्लियर? तो इस पे एक केस था, लिख लो, उस केस का मैं हवाला देते हुए आपको लिखवा देता हूं। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में। रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल मेघालय हाईकोर्ट बनाम स्टेट ऑफ मेघालय, रजिस्ट्रार जनरल मेघालय हाईकोर्ट बनाम स्टेट ऑफ मेघालय, 2015 में आया था ये। 23 नंबर पे केस था, AIR 2015। इसमें इसमें न्यायपालिका ने व्यवस्था दी कि इसमें न्यायपालिका ने व्यवस्था दी कि बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। न्यायपालिका ने व्यवस्था दी कि बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पाती, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पाती, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पाती, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पाती। इससे शांतिपूर्ण लोक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, शांतिपूर्ण लोक जीवन में, अंडरलाइन कर लेना, शांतिपूर्ण लोक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। अतः यह अतः यह मूलाधिकारों का उल्लंघन है, अतः यह मूलाधिकारों का क्या है? उल्लंघन है। नेक्स्ट मूल अधिकार लिखो इसी अनुच्छेद 19 का ग, मतलब पहले का 19(1) का ग लिख रहे हैं आप, 19(1) का ग क्या कहता है? संगम या संघ बनाने का अधिकार। लिखें, संगम या संघ, संगम या संघ। कोष्टक में लिखें सहकारी समितियां, सहकारी समितियां को मान देके लिखे 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया था, 12 में लागू हुआ था। 11-12 करें, 97वां संविधान संशोधन 2011 ये लागू हुआ था 8 फरवरी 2012 से। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो इस पे सभा में क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, इसके बारे में केटी शाह ने कुछ कहा था, फिर अम्बेडकर ने जवाब दिया था। इसको भी आप सुन लें, कोट कर सकते हैं आप चाहें तो। लिखिए नीचे, संविधान सभा में, संविधान सभा में केटी शाह, संविधान सभा में केटी शाह ने कहा कि संगठनों की आजादी लोकतंत्र का मूल है। संघों की आजादी लोकतंत्र का क्या है? मूल है। अतः राजनीतिक संघों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए, अतः राजनीतिक संघों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए, राजनीतिक संघों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। इस पर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि, इस पर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक संघों को अलग से लिखना, अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक संघों को अलग से लिखना, राजनीतिक संघों को अलग से लिखना जरूरी नहीं, ये भी इसी अनुच्छेद के दायरे में आ जाते हैं, ये भी इसी अनुच्छेद के दायरे में आ जाते हैं, ये भी इसी अनुच्छेद के दायरे में आ जाते हैं। ये भी इसी अनुच्छेद के दायरे में आ जाते हैं। क्लियर हुआ सभी का? देखो ये जो बात है ना, शाह ने जो उठाई थी, शाह ने जो बात कही थी, केटी शाह ने, कि संगठनों की आजादी लोकतंत्र का मूल है।
इस बात को समझिए आप। राजनीति विज्ञान में आर्थर बेंटले नाम के एक व्यक्ति हुए, आर्थर बेंटले हैं, उसके साथ साथ ग्राहम वालास। तो ग्राहम वालास नाम का जो व्यक्ति है वो एक्चुअल में एक विद्वान प्रोफेसर हुए, शिकागो सर्किल से जुड़े हुए अमेरिका में। तो वो ये मानते थे कि वो समूह सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है उसको। समूह सिद्धांत क्या है, अब इसको सरल भाषा में समझिए। समूह सिद्धांत का मतलब है, वो ये कहता है कि राजनीति को समझना है, राजनीति की किसी बात को समझना है, तो हमें एक व्यक्ति तो ये कहेगा कि व्यक्ति को समझो। ऐसा हो सकता है कि भाई व्यक्ति पे ध्यान दो, वो क्या करता है, कैसे करता है, किससे प्रोत्साहित होता है। एक व्यक्ति है वो कहेगा पूरी समाज पे ध्यान दो, एक व्यक्ति है वो कहेगा समूह पर ध्यान दो। तो उनमें से ये ग्राहम वालास। तो ग्राहम वालास का ये कथन था कि अगर हमें राजनीति को ठीक से समझना है तो किसे समझना चाहिए, संघों को, संगठनों को, समूहों को। वो समूह की बात करता है, ग्रुप्स, ग्रुप थ्योरी दी उन्होंने। तो इसका लबुलुहाब ये है कि उनका ये मानना था कि यार सच में राजनीति क्या कर रही है, राजनीति का चाल चलन क्या है, इसको वास्तव में समझना है ना, तो चाय की थड़ी पे 5 लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाओ, उनकी बातें सुनो, समझो। वो वास्तव में जो सही प्रतिक्रिया होगी वहाँ मिलेगी आपको। तो समूहों का राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो धार्मिक समूह हो, चाहे सामाजिक समूह हो, चाहे शैक्षिक समूह हो। असल में वो ये मानते हैं कि राजनीति का जो निर्णय लेने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और राजनीति में निर्णय लेना या निर्णयों पर प्रतिक्रिया होना इन समूहों के पास होना चाहिए। एक हाथ में केंद्र में शक्ति मत सौंपो। छोटे छोटे समूह, व्यक्ति हर समूह से जुड़ा होता है, तो शक्तियां भी उन समूहों में ही बांट दो। तो वो कहता है राजनीति को समझना है तो किनको समझो, समूहों को समझो, उनके चाल चलन को समझो, वो क्या चाहते हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मूल थीम वहाँ से आई राजनीति में। तो हमारे संविधान ने भी इस बात को ध्यान रखा है कि जब संघ या ऐसा कोई चीज़ बनती है, संगठन बनता है, समूह बनता है, तो ये लोकतंत्र के क्या होते हैं, आधार होते हैं। अगर हम इनको यहाँ से निकाल देंगे तो लोकतंत्र कैसा। क्योंकि कई बार व्यक्ति अपनी मांग की अभिव्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, हाँ या ना, कई बार क्या बहुत बार नहीं कर सकता, और जहां सत्ता इतनी मजबूत हो जाती है वहां तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सत्ता से कौन टकराएगा भाई, अकेला व्यक्ति खड़ा हो पाए ये मुनासिब नहीं है। कई किसी को समझ नहीं होती, कोई वैसे झिझक जाता है, कोई दबाव में झिझक जाता है। तो लोकतंत्र में विचारों की, भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम संघ भी होते हैं, समुदाय भी होते हैं। इसलिए हमारे संविधान ने इस जरूरत को समझा कि संघ बहुत जरूरी है, संघ बहुत जरूरी है। समझ में आई बात। तो केटी शाह ने जब इस महत्व को बताया कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय नहीं बनेंगे तो लोकतंत्र पोषित नहीं होगा। तो अम्बेडकर ने कहा ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, इस तरह के समूह तो बने, हमारा उद्देश्य केवल उन समूहों को रोकना है जो सशस्त्र लेकर, शस्त्र लेकर बैठे हैं, ताकि वो कहीं भीड़ में ना तब्दील हो जाए, हिंसा ना कर दे और कुछ ना कर दे। तो व्यवस्था में, अब आप पुलिस में हैं, अधिकारी हैं पुलिस के, ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था ना आपको कि निरायुद्ध सम्मेलन और भाई बिना शस्त्र के सम्मेलन आप कर सकते हैं। इसका दोनों अर्थ हैं, आप बिना शस्त्र के इकट्ठा हो सकते हैं। ये पुलिस पर भी लागू है, ध्यान रखना, मतलब सब पर लागू है क्योंकि ये जनता का मूल अधिकार है। अच्छा, कुछ अधिकारों को पढ़ के आपको थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज में कन्फ्यूजन होता होगा, ध्यान से समझना, है ना। इसलिए होता होगा कि कहने को तो आप ये पढ़ते हैं कि भाई ये राज्य द्वारा प्रदत्त हैं, राज्य द्वारा संरक्षित हैं, रक्षित हैं, लोगों को दी जाने वाली चीज़ें हैं, पर इनमें शब्दावली है प्रतिषिद्ध, प्रतिषिद्ध, निषेध, निषेध। अरे जहाँ निषेध और प्रतिषिद्ध है ना, ये राज्य को निर्देश हैं, यहाँ भी राज्य को निर्देश है कि नहीं रोकेगा, इस तरह का संगठन ये समूह बनने से नहीं रोकेगा। इसलिए इनकी जो इनका प्रभाव तो सकारात्मक है, लेकिन इनकी प्रकृति या नेचर कैसा है, नकारात्मक। इज इट क्लियर। कहीं लिखा मिल जाए मूल अधिकारों की विशेषताओं में कि इनकी प्रकृति नकारात्मक है, तो राज्य के प्रति नकारात्मक है, व्यक्तियों के लिए सकारात्मक है, या इनका प्रभाव सकारात्मक है। वो राज्य को ये कहेगा यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, यू टैबो हेयर, आपके लिए प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है, ऐसा मत करना, नहीं तो वो व्यक्ति का अधिकार मारा जाएगा। तो वो राज्य को निर्देश है, अतः इनकी प्रकृति कैसी है, मोस्टली नकारात्मक है। इज इट क्लियर। कैसे भी देखो, यहाँ इस तरह कक्षा लेने का मेरा उद्देश्य, लेक्चर रहने पे भी पढ़ा सकता हूँ, वहाँ भी पढ़ा सकता था, पढ़ा ही रहा था ना शुरू में। मैंने क्यों बदला कि आज आपका पेपर इतना परिवर्तित हो गया है कि हमारी डायमेंशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इतना गहरा कि मतलब आपकी कमांड होनी चाहिए।
इसलिए मैंने ये परिवर्तन किया है कि मेरी बातें भी याद रह गई, लेखन तो है ही है, विश्लेषण याद रह गया तो फिर एग्जाम अपनी कंट्रोल में रहेगा। चलिए अगला लिखिए। अगला कौन सा है? ग। हाँ ग हो गया है, घ लिखें, घ। डी लिखें, डी। डी लिखें। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह अबाध, अबाध संचरण, संचरण कहते हैं आवागमन, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आचरण, सर्वत्र अबाध आचरण, ओ संचरण, सॉरी, संचरण, अबाध संचरण या आवागमन कह सकते हो, आवागमन। मैं पुनः याद दिला दूं, कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से फ्री हो, ये बात ध्यान रखना। कोई भी 17 और 18 की भी व्याख्या की है ना, पूरी तरह स्वतंत्रता का कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। किसको? 17 को निरपेक्ष किसने कहा? मैंने लिखवाया क्या? तो फिर मूल अधिकारों में मैंने आरंभ में ही लिखवाया कि मूल अधिकार शुरू में ही पूरे कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर हम इसे इतना कह दें कि ये अनन्य है, जिस भाषा में जैसे कहा गया है एज इट इज लागू होगा, तो फिर व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी ना। आप हैं, आपके बराबर दूसरा जीव भी तो है कि नहीं है? ये हैं, ये बैठे हैं इधर, ये भी सब हैं, तो आपके बराबर दूसरा है, तो आपके हैं तो उसके भी तो हैं। इसका मतलब ये तुलनात्मक देते हैं, तुलनात्मक, एब्सोल्यूट नहीं है। आपको मिले हैं इनकी तुलना में, आप स्वतंत्र हैं, पूरी स्वतंत्र हैं, पर इतनी कि इनकी का हनन मत कर देना। इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता यदि व्यवस्था, लोक व्यवस्था या समाज में किसी अन्यों की स्वतंत्रता को हनन पहुंचाती है तो आप क्या हैं? सीमित है आपकी स्वतंत्रता। इसलिए मैं कहता हूं कि निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष हैं। अब समझ आया? सापेक्ष हैं, अन्यों के बराबर, अन्यों को भी उतना ही मिला हुआ है, उसी अनुपात में मिला हुआ है जितना आपको मिला हुआ है। तो निरपेक्ष कैसे हो गया? एब्सोल्यूट कैसे हो गया? एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, बल्कि, समझ आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो शब्दावली को। तो सापेक्ष है, एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता। आप 17 की बात कर रही हैं, आप कहेंगे कि सर अस्पृश्यता की, अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो जो है निरपेक्ष है। देख लेते हैं अनटचेबिलिटी। भाई आप अछूत हो, तो अछूत भी तो अपने आप में तुलनात्मक हो गया, किसी की तुलना में अछूत हो, है कि नहीं है ये बात? मतलब दूसरों से तुलना करके ही तो पता चला कि मुझे अछूत माना जा रहा है, देखो उसको तो सब छू रहे हैं, मुझे नहीं छुआ गया, या मुझे छूने के बाद गंगा जल के छींटे लगाते हैं, है ना? तो वो भी तो, वो उसकी स्थिति एब्सोल्यूट है या तुलनात्मक है? सब कुछ तुलनात्मक है यहाँ। किसने कह दिया? किस बावड़े ने कह दिया? आप उस पर थोड़ा सा दिमाग खोल के सुन लिया करो, विचार कर लिया करो कि ये तुलनात्मक स्थिति की बात करते हैं, ठीक है? मूलाधिकार निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं है किसी कंडीशन में। अगर आ जाए व्याख्या करो 5 नंबर में, 10 नंबर में कि मूल अधिकार निरपेक्ष हैं, तो कैसे कह सकते हो? है ही नहीं। दसियों के सारे केस में ये लाइन तो होती ही होती है, ये मान के चलें। तो कहीं भी क्या कर सकते हो आप? अबाध रूप से घूम सकते हो, इधर उधर आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे भी एक केस था, और इस पे जो है कुछ सभा में बहस भी थी, मैं बात करता हूँ उसकी अभी। पी.एस. देशमुख नाम का विद्वान था, पी.एस. देशमुख। वो कहता है, उसने कहा कि कोई राज्य किसी भारतीय को अपने इलाके में से आने से अगर रोक सकेगा क्या? इसका मतलब यह है, या इसका ये मतलब है कि आने से मतलब स्थिति क्या है, स्पष्ट नहीं हो रही। इसका मतलब तो कोई कहीं कुछ भी कर सकता है, दूसरे राज्य का भी आके कर सकता है, फिर उस राज्य की अपनी स्वायत्तता का क्या हुआ? समझना बात, कि आपके यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, राज्यों की अपनी सरकारें हैं, राज्यों के अपने नियम हैं। मान लो उसने ये नियम बना रखा है कि मेरे यहाँ तो जमीन केवल मेरे ही लोग खरीद सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, मेरे यहाँ व्यवसाय व्यापार या इस तरह की चीज, जैसे शेड्यूल्ड 6 की बात करें, अनुसूचित एरिया की बात करें, वहाँ प्रतिबंध होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कि भाई बाहर का नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी संस्कृति से खिलवाड़ कर लेगा बाहर का व्यक्ति,
उनकी ज़मीन जायदाद चली जाएंगी, कर सकता है बाहर का आके कुछ भी। तो उनको संरक्षित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय नहीं किए जाने चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हिमांशु, हिमांशु नाम है ना, हेमंत, हेमंत, अगर हम हेमंत ऐसा नहीं करें कि किसी क्षेत्र की उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति या उनकी अपनी विशेषताओं को संरक्षित नहीं करेंगे तो विद्रोह उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? सच बताना। नाराजगी उत्पन्न हो सकती है कि नहीं? अलगाव पर जा सकता है कि नहीं जा सकता मामला? हाँ या ना? तो फिर कौन सा उद्देश्य टूटा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एकता और टूटा कि नहीं टूटा? चुनौती मिली, राष्ट्र निर्माण को चुनौती, एकीकरण को चुनौती, देश के एक होने को चुनौती, एकता को खतरा। अरे तो भाई उनकी अपनी विशेषताओं को संरक्षित कर दिया जाए ना, क्षेत्रीय उनको संरक्षित कर दिया जाए, तभी तो। फिर दूसरी बात, संघात्मक व्यवस्था पे भी चोट आएगी, सीधी बात है, चोट आती है इससे। क्षेत्र टूटेगा, राज्य टूटेगा या कुछ और उथल पुथल होगी तो संघ अस्थिर नहीं होगा क्या? ये तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अबाध रूप से विचरण के अधिकार पर भी विचार किया जाए। सुन लो सारे सभासदों, संविधान सभा के निर्माताओं, आपको सुनकर ये लाइन ऐसा लग रही होगी कि हाँ देश है, मैं तो इस कोने से उस कोने जा सकता हूँ, मेरा देश है भाई, मैं तो अबाध रूप से विचरण कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। पर कोई ऐसा क्षेत्र है, सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे रोका जाना चाहिए तो रोका जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी एब्सोल्यूट क्लियर लिखें, लिखेंगे। पीएस देशमुख ने कहा कि क्या कोई राज्य, पीएस देशमुख ने कहा कि क्या कोई राज्य किसी भारतीय को, क्या कोई राज्य किसी भारतीय को अपने यहां आने से रोक सकता है? क्या कोई राज्य किसी भारतीय को या किसी भी भारतीय को अपने यहां आने से रोक सकता है? तो अंबेडकर ने जवाब में कहा, अंबेडकर ने जवाब में कहा कि सामान्यतः रोक नहीं लगेगी, कि सामान्यतः रोक नहीं लगेगी, सामान्यतः रोक नहीं लगेगी, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है? जनजातीय क्षेत्र, अरे नाम तो मुझे पता है, कैसे बनता है प्रावधान? कौन करता है घोषित? राष्ट्रपति। अनुसूची छठी के आधार पर, पांचवी के आधार पर और छठी के पे क्लियर करो क्या क्या है। क्षेत्रों का निर्धारण है और वहां पे पांचवी में क्या है? कल्याण की व्यवस्था, क्लियर, विशेष दर्जा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या लिखा है शब्द? पूरा बोलो, हाँ सेंटेंस बोलो। अंबेडकर का जवाब, अंबेडकर का जवाब, जनजातीय क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी संस्कृति तथा संपत्ति की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी संपत्ति, संपत्ति कोष्टक में लिख लें जमीन, उनकी संपत्ति, उनकी सुरक्षा जरूरी है, जरूरी है, इसीलिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, इसीलिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, इसीलिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अब आप जानते हैं पैसा एक्ट इसी संदर्भ में बनाया गया, पंचायती राज का पैसा जो है तो वो इसी संदर्भ में बनाया गया। उदाहरण लिख लो, पैसा एक्ट, पैसा, पैसा क्या है? अब मैं शाखाओं पर नहीं उतरूंगा वरना क्लास लंबी हो जाएगी, तो आपको खुद को खोजना है या पंचायती राज पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा पैसा क्या है। ठीक है, पैसा अधिनियम क्यों बनाएगा? अब इससे जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये विचरण सिर्फ विचरण का मामला नहीं है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई वो इतनी साधारण नहीं है। आपको याद है अभी कुछ घटनाएं हो रही हैं भारत में, नक्सलाइट प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है कि नहीं है? इससे स्वतंत्रता के अनुच्छेद से रिलेटेड है कि नहीं है? उनके इरादे थे कि संस्कृतियों का संरक्षण करें, आदिवासियों का, उनकी क्षेत्र का, उनके जल जंगल और जमीन का संरक्षण होना चाहिए। कौन कहता है? संविधान कहता है। पर एब्सोल्यूट नहीं है, ये याद रखना, एब्सोल्यूट तो नहीं है, पर फिर भी उनके जल जंगल और जमीन का संरक्षण होना चाहिए। बावजूद उसके अडानी अंबानी क्यों हो रहा है? बावजूद उसके उन जंगल जो उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है, जंगल
और जंगल से प्राप्त उत्पादों पर उनकी जो है पूरी जिंदगी टिकी हुई है, वो तो छिन रही है, उनकी ज़मीन भी छिन रही है, उनके सब कुछ छिन रहा है, सब कुछ छिन रहा है, खदान बन रही है, उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, सब कुछ। तो ये इस पर एक डिबेट का आप जो है कर सकते हो। सिविल सर्विसेज ऑल अबाउट 360 डिग्री डायमेंशन। आपको 360 डिग्री तैयार होना है। आपकी समस्याएं क्या हैं, उन पर फिर प्रावधान क्या हैं, और प्रावधानों में संवैधानिक इच्छा क्या है, साथ में केसेस हैं उस पर रिलेटेड, तो उसको भी देखना है। अगर आपको थर्ड पेपर का या पॉलिटी का एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट से मतलब अच्छा नंबर लाना है, तो आपको 360 डिग्री सोचना पड़ेगा। समझ में आई बात? सिविल सर्विस में कोई भी चीज़, एक बात याद रखना, सिविल सर्विस में सवाल, कोई भी आयोग, लोक सेवा आयोग प्रश्न वहां से बनाना शुरू करता है जहां किताबें खत्म होती हैं। किताब के प्रावधान सिर्फ रट के, सिर्फ प्रावधान रट के आप सिविल सर्विस का आंसर नहीं लिख सकते हो। प्रावधान के बाद अप्लाई करो उसको समस्या पर, और उस समस्या जब आई होगी तो केस बना होगा। केस बना है तो उसका वर्डिक्ट क्या आया, उसका फैसला क्या आया, उस फैसले से फिर समीक्षा करो। किसकी समीक्षा करो? मूल प्रावधान, घटना और फैसला, तीन चीज जोड़ो। इसका मतलब ये स्वर्णिम त्रिभुज है। अगर राज्य व्यवस्था को समझना है तो स्वर्णिम त्रिभुज का सिद्धांत आत्मसात कर लो। मूल प्रावधान एक एंगल, दूसरा कौन सा, समस्या, और तीसरा उस पर आया हुआ फैसला, कोर्ट का विचार, तीनों को मिला दो। इसी को राज्य व्यवस्था का स्वर्णिम त्रिभुज कहता हूं मैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं।